सो आई वेलकम ऑल ऑन यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म एंड इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। तो आज हमारा देखो एक सवाल भी हम करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंपोजिशन ऑफ द ब्रिक अर्थ। ठीक है, तो जो जो बच्चे ऑलरेडी हमारे कोर्स के अंदर है, सो वी आर स्टडिंग द ब्रिक। बहुत सारे हम बिल्डिंग मटेरियल स्टडी कर चुके हैं, सीमेंट हम स्टडी कर चुके हैं, लाइम हम स्टडी कर चुके हैं, कंक्रीट हम स्टडी कर चुके हैं, मोटर हम स्टडी कर चुके हैं, एडमिक्सचर हम स्टडी कर चुके हैं। मतलब काफी सारे मटेरियल स्टडी करने के बाद नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया है ब्रिक। ब्रिक के ऊपर हम कुछ जनरल सा डाटा स्टडी कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर। अब जो यहाँ पे आज हम स्टडी करेंगे, हमारा टॉपिक ही है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द गुड ब्रिक अर्थ, या जो कंपोजिशन है गुड ब्रिक के अंदर वो क्या चाहिए मैन। तो एक क्वेश्चन भी निकल के आएगा, चाहे आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यही का पेपर लिखना चाहते हो जो सब्जेक्टिव है आपका, या आप हरियाणा का प्री क्वालिफाई कर चुके हो, आप मेंस में जा रहे हो, अगेन आपको सवाल मिलेगा। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट इंग्रेडिएंट। तो सीमेंट से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको ब्रिक से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। सीमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक, ब्रिक के ऊपर करेंगे बाद में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं कि वो इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए सॉइल के अंदर, अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक बनानी है। तो कुछ चीजें हमने स्टडी करी थी, एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक में वाटर एब्जॉर्प्शन कितना हमने बोला था? 10 to 15%। जनरली हमने बोला कि 20%, एक जो हमारा थंब रूल है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ मिलेगा फर्स्ट क्लास ब्रिक का, दैट वाज द 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर या 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन आपने बोला 16 से 20%। वेरी गुड, आपको याद है, शाबाश। 16 से 20%। और हमने बोला कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना? 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर या 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद थर्ड क्लास ब्रिक, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना? 25%। और मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। उसके बाद हमने हैवी ड्यूटी ब्रिक्स की भी बात करी थी। हैवी ड्यूटी ब्रिक्स आप तब बोलोगे अगर ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज्यादा निकल के आती है। तो जो हैवी ड्यूटी ब्रिक्स होंगे, ये पूछेगा आपसे पेपर के अंदर, खासकर ऑब्जेक्टिव में, कि हैवी ड्यूटी ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है। तो आंसर है 5%। चेक कर लो, 5% आपने लिखा होगा, 5% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए कंपोजिशन की बात करते हैं। तो कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है लिखेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलिका की। सो व्हाट वी हैव, सिलिका। ये ब्रिक के अंदर प्रेजेंट है सिलिका। सिलिका के बाद एल्यूमिना। एल्यूमिना के बाद लाइम। पहला है सिलिका, फिर है एल्यूमिना, फिर है लाइम, फिर है आयरन ऑक्साइड। इसके बाद है आयरन ऑक्साइड। अगला है मैग्नीशिया। ये नोट करते जाओ। सबसे पहला आपके पास सिलिका है, फिर आपके पास एल्यूमिना, फिर लाइम, फिर मैग्नीशिया, फिर आपके पास यहाँ पे आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। और एल्कलीज भी आप लिख लो, एल्कलीज भी प्रेजेंट होती है। जनरली वी हैव द एल्कलीज आल्सो। एल्कलीज, ठीक है जी। इसके साथ कुछ कार्बोनेशियस मैटर भी हो सकता है, एल्कलीज के साथ कुछ कार्बोनेशियस मैटर भी हो सकता है, सल्फर वगैरह भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट लिख लो फिर। इसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी के अंदर मिलेगा आपको, एल्कलीज के अंदर मिलेंगे ये चीजें। क्या मिलेगा? सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नॉट डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और इनकी स्मॉल परसेंटेज होगी, और कुछ वाटर तो रहेगा रहेगा आपका, स्मॉल परसेंटेज के अंदर है। सब्जेक्टिव में आपने कैसे आंसर लिखना है वो बता रहा हूँ। ठीक है, आपको बोला गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन द गुड ब्रिक अर्थ। ठीक है, आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, जो कंपोजिशन है गुड ब्रिक अर्थ की। 5 नंबर का सवाल आ रहा है। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है, जो हम हेडिंग डाल रहे हैं आज के टॉपिक की, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द गुड ब्रिक अर्थ। तो क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले आपका सिलिका। सिलिका सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। कितना सिलिका की क्वांटिटी है? राइट डाउन, 50 टू 50 से 60%, 50 टू 60%। जो भी आपका ब्रिक का वेट होगा,
उस ब्रिक का 50 से 60% उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट है। एल्यूमिना कितना प्रेजेंट है? एल्यूमिना प्रेजेंट है आपका 20 से 30%। एल्यूमिना जो प्रेजेंट है वो 20 से 30% प्रेजेंट है। लाइम कितना प्रेजेंट है? तो लाइम जनरली आपका लेस देन 10% या 10%, इसको मार्क कर लो, ठीक है। 7 to 10% भी होता है ना। ये देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि परसेंटेज ये रहेगी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसे हमने बोला सिलिका की परसेंटेज है 50 से 60%, हो सकता है किन्हीं बुक्स में आपको मिल जाए 45 to 65%। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये फिक्स ये क्वांटिटी इतनी, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद लाइम हो गया आपका 10%। लाइम के बाद है आपका यहाँ पे आयरन ऑक्साइड जो 60% से कम होता है, जनरली लेस देन 7%। मैग्नीशिया, ये भी आपका स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेस देन 1%। ये सारी आपको परसेंटेज याद रखनी है भाई, जो जो बच्चे एई के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको सब्जेक्टिव पेपर लिखना है, ठीक है जी। और इसके बाद आपने बोल दिया कि स्मॉल परसेंटेज। अच्छा, एल्कली कितना होता है? एल्कली भी जनरली आपका लेस देन 10% की कैटेगरी में आ जाएगा, लेस देन 10%, राइट। इज इट ओके? तो ये इंग्रेडिएंट मेनली प्रेजेंट है किसके अंदर? ब्रिक सॉइल के अंदर या ब्रिक अर्थ के अंदर बोल दो, या वो क्ले जिससे हम ईंट बनाएंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पे ना हम एक ट्रिक भी लेके चलते हैं, और ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अगर मुझे ना ये याद रखने हैं एटलीस्ट, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो मेरी सॉइल के अंदर होने चाहिए ईंट बनाने के लिए। तो ये जो सलीम है ना, ये सलीम हमारा दोस्त है, या जो पंजाब वाले बच्चे हैं, इवन जो हरियाणा वाले हैं, और मेरे ख्याल से सभी को पता होगा मास्टर सलीम के बारे में भी, है ना, जो बहुत अच्छा गाते हैं ना, सुरीली आवाज है उनकी, सभी ने नाम सुना होगा। तो ये मास्टर सलीम जी, मास्टर हटा दो, सलीम हो गया ये, ठीक है। अब एस से क्या बन रहा है? एस से बन रहा है आपका सिलिका, सबसे ज्यादा परसेंटेज है, कितनी है? 50 से 60%। ए से क्या बना? एल्यूमिना, दूसरा नंबर इसी का है। आपके स्टेट जे में पूछा हुआ है कि किसका आपका जो प्रोपोर्शन है वो सबसे ज्यादा होता है, तो आंसर आ जाएगा सिलिका। सिलिका बोल दो, या आप इसको सैंड भी बोल सकते हो जनरली, ठीक है। हम आगे चल के देखते हैं। एल फॉर लाइम, लाइम हम स्टडी कर चुके हैं। एल फॉर लाइम, आई का मतलब है आयरन ऑक्साइड, आई का मतलब है आयरन ऑक्साइड। तो जैसे हमने सीमेंट में पढ़ा था कि जो सीमेंट में ग्रेइश कलर आता है वो किसके कारण आता था? आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण, ठीक है। और भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मिले होते थे, फिर आपको जो कलेक्टिवली कलर मिलता था दैट वाज अ ग्रेइश कलर। एम हो गया मैग्नीशिया, एम हो गया मैग्नीशिया। जो येलो सा टिंट आता है ना ब्रिक के अंदर, येलो सा टिंट आता है ब्रिक के अंदर, वो मैग्नीशिया के कारण होता है जनरली, ठीक है। तो ये आप एक तरह से याद रख सकते हो कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। जैसे आपका सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, लाइम हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, ये ऑर्डर ही है। अगर आप उठा लोगे ना इनको, तो सबसे ज्यादा सिलिका होगा, फिर एल्यूमिना है, फिर लाइम कम हो रहा है यहाँ वैल्यू, फिर आयरन ऑक्साइड है, फिर मैग्नीशिया होगा। कई बार आपसे वो ऑर्डर भी पूछ लेता है, खासकर एसएससी जे में भी सवाल आया हुआ है कि बताओ किस इंग्रेडिएंट का कितना परसेंटेज में ऑर्डर है। वो परसेंटेज देके रखेगा, बोलेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो इनको या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। आपको नाम पता दैट इज ओके, लेकिन उस सवाल को हल करने के लिए वो नाम से आपका काम नहीं चलने वाला, आपको इनका ऑर्डर पता होना चाहिए। और ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, 50 से 60% है सिलिका, और 20 से 30% है एल्यूमिना, और लाइम आपका 10% है, जनरली 7 से 10% के बीच में होता है। आयरन ऑक्साइड लेस देन 7% है। मैग्नीशिया आपका 1% से कम है। एल्कलीस आपका 10% से कम होता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं सिलिका के ऊपर। लेट अस टॉक अबाउट सिलिका। ये सारा लिखना है आपको 5 नंबर के सवाल के अंदर। तो पहला हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है सिलिका। फर्स्ट इंग्रेडिएंट दैट वी हैव इज द सिलिका। परसेंटेज कितना? 50 से 60%। ये टोटल वेट ऑफ ब्रिक का है, वॉल्यूम का नहीं है, टोटल वेट ऑफ ब्रिक का 50 से 60% करो, उतना सिलिका प्रेजेंट होगा। अच्छा, सिलिका क्या क्या करता है? तो सिलिका प्रिवेंट करेगा क्रैकिंग को। लिखना इसके अंदर, पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूँ, लिखना। सिलिका क्या करता है? व्हाट सिलिका इज डूइंग? इट इट प्रिवेंट्स क्रैकिंग, कॉमा, श्रिंकेज श्रिंकेज एंड 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 वार्पिंग ऑफ रॉ ब्रिक्स, ऑफ रॉ ब्रिक्स। रॉ ब्रिक्स बोल दो या ग्रीन ब्रिक्स बोल दो, बात एक ही है। ग्रीन ब्रिक्स का ये मतलब नहीं है कि वो ब्रिक हरी है, मतलब वो आपकी जो ब्रिक है अभी वो प्लास्टिक स्टेट के अंदर है। जैसे कंक्रीट होता है ना प्लास्टिक स्टेट में, ग्रीन कंक्रीट बोलते हैं। किसी भी शेप में मोल्ड कर लो, मिट्टी कुछ ऐसे आप उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हो,
उसी क्ले से आपके अर्धनवेयर भी बनते हैं, घड़े बनते हैं, आपने देखे होंगे, और भी बहुत सारी चीजें बनती है, टाइल बनती है, क्ले से बनती है, और किससे बनती है, टाइल्स में। बहुत सारे प्रोडक्ट निकल के आते हैं। अच्छा, उसमें से एक प्रोडक्ट आपका ब्रिक भी है। अब जब ब्रिक आपका सॉरी, जब आपका अर्थ क्ले या क्ले अर्थ आपका प्लास्टिक शेप में होगा, आप किसी भी शेप में डाल सकते हो, लेकिन जब वो हार्ड हो जाएगा, आपने उसको पका दिया क्लैंप या किलन के अंदर, फिर आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर कभी क्वेश्चन लिख के आ रहा है कि ग्रीन ब्रिक्स, तो इट मीन्स वो रॉ ब्रिक की बात कर रहे हो और प्लास्टिक शेप में है वो। ठीक है, आप उसकी शेप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब सुनना ध्यान से, मैं सारी चीजों का आपको मतलब बता रहा हूँ। पहले तो आपने ये पॉइंट लिख देना, पहला पॉइंट, ठीक है, कि आपका जो सिलिका है वो क्या करता है, वो क्रैकिंग को प्रिवेंट करेगा। इट विल प्रिवेंट द क्रैकिंग। क्रैकिंग प्रिवेंट करने का मतलब क्या है, कि आपकी ब्रिक्स के अंदर क्रैक को इजिली आने नहीं देगा सिलिका। सिलिका बोलने का मतलब क्या है, सिलिका इन द सेंस सैंड, समझने के लिए। एस फॉर सिलिका, एस फॉर सैंड। क्ले हम यूज कर रहे हैं ईंट बनाने के लिए। वी आर यूजिंग क्ले फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक। क्ले सभी ने देखा होगा, क्ले का पार्टिकल साइज और सैंड का पार्टिकल साइज। क्ले का पार्टिकल साइज छोटा होता है, सैंड का पार्टिकल साइज बड़ा होगा। जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा, उतने ज्यादा नंबर में वर्ड्स निकल के आएंगे। जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा, उतने ज्यादा नंबर में खाली जगह, वैकेंट स्पेसेस निकल के आएंगे, जिनको टेक्निकली हम वर्ड्स बोलते हैं। अगर वर्ड्स ज्यादा होंगे डेफिनेटली, तो मेरा जो मटेरियल है, चाहे वो सॉइल ही है, उसमें आपका जो वॉल्यूम चेंजेस आएंगे वो ज्यादा निकल के आएंगे, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होगी। तो सैंड डालने से क्ले के अंदर वर्ड्स बढ़ेंगे या घटेंगे? सैंड डालने से क्ले के अंदर वर्ड्स बढ़ेंगे या घटेंगे? आंसर है कम हो जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा बड़ा पार्टिकल डाल रहे हो। क्ले से छोटा पार्टिकल डालोगे तो उसमें तो वर्ड्स और भी ज्यादा होंगे, वो वर्ड्स बढ़ाएगा। तो जो क्ले होता है, क्ले के अंदर जब आप सिलिका ऐड करते हो, ये क्या करता है, ये वर्ड्स कम कर देगा। वर्ड्स कम कर देगा तो एक तो श्रिंकेज कम हो जाएगी, एक तो श्रिंकेज कम हो जाएगी, दूसरा अगर श्रिंकेज कम होगी, श्रिंकेज के कारण जो क्रैक्स आएंगे वो भी कम हो जाएंगे। चीजों को लिंक करो, क्रैक भी कम करेगा ये। और दूसरा, अगर श्रिंकेज कम हो जाएगी, श्रिंकेज कम होने का मतलब क्या है, कि आपका जो सेक्शन है वो कम सिकुड़ रहा है, कम सिकुड़ रहा है, उसकी वार्पिंग कम होगी। उसकी वार्पिंग कम होगी मतलब आड़ा तिरछा उसको शेप नहीं आएगा उसकी बर्निंग करने के बाद। आर यू गेटिंग? सिलिका क्या कर रहा है, पहला चीज, सिलिका की परसेंटेज है 50 से 60%। दूसरा पॉइंट, अगर मैं सिलिका को ऐड करता हूँ, व्हाट विल हैपन, तो श्रिंकेज को रोकेगा, श्रिंकेज कम होगी, ऐसे याद रखना, श्रिंकेज को रोकेगा, श्रिंकेज कम होगी, क्रैक कम आएंगे, क्रैक कम आएंगे, श्रिंकेज कम होगी, श्रिंकेज कम होगी, वार्पिंग को भी प्रिवेंट करेगा। तो ये सिलिका का पहला पर्पस निकल के आ गया। सीधा आपके स्टेट जे में पूछता है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग पर्पस इज नॉट फुलफिल्ड बाय सिलिका। इसमें से कौन सा पर्पस है सिलिका फुलफिल नहीं करता है। उसने ये 3 पॉइंट लिख दिए, एक और डाल दिया, कोई नया सा ही पॉइंट डाल दिया, कोई नया सा ही पॉइंट डाल दिया, जो सिलिका का पर्पस होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट से लिखना। अगला पॉइंट, इट इट इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी, इट इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी एंड एंड गिव्स यूनिफॉर्म शेप टू ब्रिक्स, एंड गिव्स यूनिफॉर्म शेप टू ब्रिक्स। अच्छा देखो, इसको भी लिंक करो। अगर सिलिका क्रैकिंग को प्रिवेंट कर रहा है, अगर क्रैक कम आएंगे, तो डेफिनेटली आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ के आएगी। और ड्यूरेबिलिटी को हमने डिफाइन भी किया था कंक्रीट वाले चैप्टर के अंदर, कि आपका कोई भी मेंबर, कोई भी मटेरियल, कोई भी सेक्शन कितना अच्छे से एटमोस्फेयर के एडवर्स इफेक्ट को बियर कर पा रहा है, दैट इज अ ड्यूरेबल मटेरियल। तो अगर मान लो कोई आपका ब्रिक है, कोई आपने ब्रिक से स्ट्रक्चर बनाया, उसमें क्रैक्स कम निकल के आ रहे हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। आपका, आपने बोला यार देखो मैंने घर बनाया लगभग 10 साल हो चुके हैं, देखो ब्रिक्स एज इट इज है, कोई क्रैक नहीं आया, और बाजू वाले का घर बना था, अगर ब्रिक्स डिफेक्टेड होंगे, तो हो सकता है 5 से 6 साल के अंदर उसको अपने ब्रिक्स में बहुत फाइन से क्रैक देखने को मिल रहा है। रीजन कुछ भी हो सकता है। तो मीनिंग टू से दैट, अगर सिलिका क्रैकिंग को प्रिवेंट कर रहा है, श्रिंकेज को प्रिवेंट कर रहा है, वार्पिंग को प्रिवेंट कर रहा है, इन शॉर्ट ड्यूरेबिलिटी बढ़ के निकलेगी, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा निकल के आएगी। और सिलिका एक तरह से कोहेसिवनेस भी ऑफर करता है। ये चीजों को ना, इनको आपस में मिक्स भी करवाएगा। मिक्स इन द सेंस ये कोहेसिवनेस बढ़ाता है, इतना ध्यान रखना। और तो सिलिका अपने आप तो ऑफर नहीं करता है, सिलिका अपने आप ऑफर नहीं करता। मैंने बोला सिलिका एक तरह से सैंड, सैंड तो कोहेसिवनेस होता है जनरली। हाँ, अगर सिलिका को एक्सेस में डाल दोगे, सिलिका की क्वांटिटी अगर एक्सेस में होगी, तो ये क्ले के पार्टिकल के बीच में कोहेसिवनेस को कम कर देगा। फिर कोहेसिवनेस को कम कर देगा, ईंट आपकी ब्रिटल हो जाएगी।
मतलब आपके पास जो ईंट आया होगा जिसको आप यूज कर रहे हो कंस्ट्रक्शन के अंदर, अगर मान लो 1 मीटर की हाइट से आपने इसको गिराया, एकदम से टूट फूट जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। आर यू गेटिंग? मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन जल्दी हो जाएगा, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, सल्फर, अच्छा ये मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेशियस मैटर, तो ये जो चीजें प्रेजेंट है इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहे हैं? ये जो चीजें प्रेजेंट है, जो इंग्रेडिएंट्स है, इनसे हमें क्या बेनिफिट मिल रहे हैं? अगर इनकी क्वांटिटी एक्सेस में होगी तो क्या ड्रॉबैक निकल के आएगा? ये भी सवाल है। ये भी सवाल है, अगर सिलिका एक्सेस में होगा देन व्हाट विल हैपन, जो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ठीक है। दूसरा, जो जो चीजें हम क्ले के लिए स्टडी करेंगे, जो जो चीजें हम क्ले के लिए स्टडी करेंगे, ऑफ कोर्स मेरी ब्रिक के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी क्ले कुछ ऐसा हो, तो इन शॉर्ट हम ये चाह रहे हैं कि हमारी ब्रिक ऐसी होनी चाहिए। हम चाहते हैं हमारी क्ले ऐसी होनी चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में हर तरह का मटेरियल प्रेजेंट हो, इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हो जो हमें चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स हम ब्रिक की बात कर रहे हैं, ईंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, इफ सिलिका इज प्रेजेंट इन एक्सेस, ये इसका ड्रॉबैक निकल के आ जाएगा, तीसरा वाला पॉइंट। इफ ये आपसे पूछा है पेपर के अंदर, 3 स्टार लगाओ, पहले पॉइंट के ऊपर 5 स्टार लगा लो। पुट 5 स्टार ऑन द पॉइंट नंबर 1। ये ऑब्जेक्टिव वर्क के सवाल है डायरेक्टली। इफ सिलिका इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, देखो किसी ने सही बोला, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना। अगर सिलिका आपका एक्सेस में प्रेजेंट है, इफ सिलिका इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, एरो लगाना, इट डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन, इट बोले मतलब सिलिका, इट destroy the it destroy the cohesion between particles। अच्छा, कोहेजन होता किसके बीच में है? क्ले पार्टिकल के बीच में, है ना। इट डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड hence brick becomes brittle, एंड hence brick becomes brittle। तो इसको अंडरलाइन कर लो आप। ठीक है, एक तो ब्रिक आपकी ब्रिटल हो जाएगी, और आपका ये जो सिलिका है अगर वो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इट विल रिड्यूसेस द कोहेजन या डिस्ट्रॉय द कोहेजन। आर यू गेटिंग? कोहेजन, क्ले के पार्टिकल, सेम पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन। ठीक है, क्ले में जो फोर्स ऑफ कोहेजन आता है, इसका कोई रीजन बता सकते हैं क्या होता है? सरफेस चार्ज, वेरी गुड। सरफेस के ऊपर चार्जेस होते हैं, वाटर डाइपोलर होता है H2O, इसके कारण वो क्या करता है? पानी को अट्रैक्ट करता है ना, इसलिए आप इजीली उसको शेप में डाल देते हो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखना। दोनों पर्पज से मैं ये आपको चीजें बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ अनकंबाइंड सिलिका, जो कंबाइन नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुआ, इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ अनकंबाइंड सिलिका, या ब्रैकेट में लिख लो आप सैंड। अनकंबाइंड सिलिका इज नथिंग बट काइंड ऑफ सैंड। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ अनकंबाइंड सिलिका इन क्ले, इन क्ले इज नॉट प्रिफरेबल। हम चाहते नहीं है कि हमारी क्ले के अंदर सिलिका एक्सेस में प्रेजेंट हो। अगर सिलिका प्रेजेंट है तो अनकंबाइंड नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली उसकी मिक्सिंग होनी चाहिए पार्टिकल के साथ में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 5 स्टार लगाना। सिलिका इज एडेड टू डिक्रीज द श्रिंकेज, 5 स्टार लगा लो। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव में तो सारा लिखना ही है। सिलिका, सिलिका इज एडेड टू डिक्रीज द श्रिंकेज,
सिलिका इज एडेड, सिलिका को ऐड किया जा रहा है किस पर्पस के लिए, श्रिंकेज को कम करने के लिए। श्रिंकेज कब निकल के आएगी, जब आप उस इंक को बंद करोगे। सो सिलिका इज एडेड टू डिक्रीज द श्रिंकेज ड्यूरिंग बर्निंग, ड्यूरिंग बर्निंग। ठीक है, बर्निंग के वक्त सिलिका क्या करता है, श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है, राइट। ठीक है जी, एक पॉइंट और लिखो, इट आल्सो इंक्रीजेस द, 5 स्टार लगाना है इसके ऊपर भी। इट आल्सो इंक्रीजेस द, it also increases the, it also increases the, it also increases the refractoriness. So let me check. It also increases the refractoriness, refractory, refractor, refractory, refractoriness, RINESS. It also increases the refractoriness, refractoriness, refractoriness of low alumina, कलर चेंज कर दे रहा हूं, ऑफ लो एल्यूमिना क्लेस। पूछ सकते हैं आपसे ये पॉइंट। अच्छा, रिफ्रैक्टिवनेस का क्या मतलब होता है, ये रिफ्रैक्टिवनेस का क्या मतलब होता है, अगर मैं इन जनरल बोलूं, चेक करना, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, हम आगे चल के पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का मतलब क्या है कि उनका जो फायर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा है, मतलब वो जो ब्रिक्स होंगी वो अच्छी खासी हीट को बियर कर सकती हैं। पर ऐसी जो ब्रिक्स होती है इनको हम यूज करते हैं किलन्स के अंदर लाइनिंग पर्पस के लिए। ठीक है, जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होंगे उनको आप यूज करोगे जहां पे टेम्परेचर हाई होगा, तो आप थर्मल पावर प्लांट में भी यूज कर सकते हो लाइनिंग पर्पस के लिए। जो फर्नेसेस होती है उनका इनर साइड पे लाइनिंग करना है, आप ये वाला ब्रिक यूज करोगे, रिफ्रैक्टरी ब्रिक। इज इट ओके। अब चेक करना, अगर एल्यूमिना कंटेंट हाई होता ना, फिर आपका ये जो सिलिका है ये कम भी होता तब भी चलता, क्योंकि जो हाई एल्यूमिना क्लेज होती हैं, ऐसी क्ले जिनमें एल्यूमिना का कंटेंट ज्यादा होगा, वो ज्यादा हीट को रेजिस्ट करती हैं। ऐसी क्ले जिनमें एल्यूमिना का कंटेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा यहाँ पे हीट को रेजिस्ट करती है। अगर मान लो आपको लिखा है यहाँ पे रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, तो कहीं ऑप्शन दिया हुआ है हैविंग हाई एल्यूमिना कंटेंट, तो वो आंसर है। इज इट ओके। अच्छा, ये जो सिलिका है ना, सिलिका क्या कर रहा है, अगर कोई मेरे पास ऐसी चिकनी मिट्टी है, सॉइल ऐसी है, क्ले ऐसी है जिसमें एल्यूमिना जो प्रेजेंट है वो कम है, तो सिलिका क्या करता है वहां पे उस लो एल्यूमिना क्ले का रिफ्लेक्टिवनेस बढ़ा देता है। इज इट ओके। एक बार फिर से, हमने बात करी सबसे पहले यहाँ पे किसकी, सिलिका की। तो सिलिका के लिए हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए। पहला पॉइंट क्या था, सिलिका क्रैकिंग को रोकेगा, श्रिंकेज को रोकेगा। स्टार्ट करते हैं श्रिंकेज से। सिलिका विल प्रिवेंट द श्रिंकेज, श्रिंकेज कम होगी, श्रिंकेज के कारण क्रैक कम आएंगे, श्रिंकेज के कारण क्रैक कम आएंगे, श्रिंकेज कम होगी, वार्पिंग कम होगी। सिंपल सी बात है। अगर क्रैक कम आ रहे होंगे, क्रैक ना के बराबर आ रहे होंगे, तो मेरा जो ब्रिक होगा उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा, इट इम्पार्ट द ड्यूरेबिलिटी। और सिलिका के कारण एक यूनिफॉर्म शेप भी हमें ब्रिक को मिल रहा है, सिलिका के कारण ब्रिक को एक यूनिफॉर्म शेप भी मिल रहा है ना, जो हमने बात करी थी कि उसके एजेस शार्प होने चाहिए, अपोजिट एजेस पैरेलल होने चाहिए, कॉर्नर स्क्वायर होने चाहिए, तो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे सिलिका के कारण मिल जाएंगी। अगर सिलिका एक्सेस में प्रेजेंट है, इफ सिलिका इज प्रेजेंट इन द एक्सेस क्वांटिटी, व्हाट विल हैपन, तो ये जो कोहेजन होगा क्ले पार्टिकल के बीच में ना, इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि सैंड ज्यादा डाल दो चिकनी मिट्टी के अंदर। ऐसा सोचो आपके पास यहाँ पे चिकनी मिट्टी है, क्ले है, उसमें सैंड ज्यादा डाल दो, सैंड ज्यादा डाल दोगे ऑफकोर्स उसकी कोहेसिवनेस कम हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, जो पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में बॉन्ड बन रहा था कोहेसिवनेस के कारण, वो कम हो जाएगा। तो एक्सेस सिलिका इफ प्रेजेंट इन द दिस क्ले अर्थ, इट विल डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल। पार्टिकल के बीच में अगर कोहेजन कम हो जाएगा तो आपका जो ब्रिक निकल के आएगा वो ब्रिटल ब्रिक होगी। ठीक है जी, यही पॉइंट बोल रहे हैं। इफ सिलिका इज प्रेजेंट इन द एक्सेस क्वांटिटी, इट डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल एंड हेंस ब्रिक becomes brittle. Next आपने बोला कि large percentage of uncombined silica, please take care of that one. Uncombined silica, सिलिका तो है लेकिन वो कंबाइन नहीं किया,
मतलब आपने सिलिका उतना ही डाला था, लेकिन अनकम्बाइंड सिलिका का जो परसेंटेज हुआ वो ज्यादा निकल के आ गया। आपने बोला 50 से 60% डालना था सिलिका, सेम एग्जाम्पल, आपने डाला 55%, लिमिट तो उतना ही है। उस 55% में से मान लो खाली आपका 20% ही कंबाइन हुआ, मिक्स हुआ, बाकी अनकम्बाइंड रह गया और मिक्स नहीं हो पाया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर लार्ज परसेंटेज ऑफ अनकम्बाइंड सिलिका या सैंड प्रेजेंट है इन क्ले, क्ले मतलब सॉइल जिससे हम क्या कर रहे हैं, ब्रिक बना रहे हैं, तो दिस इज नॉट डिजायरेबल या नॉट प्रीफरेबल। क्योंकि आपका ये जो सिलिका होगा ये क्या करेगा फिर, ये सिलिका होगा ये क्या करेगा, ये जो कोहेजन होगा क्ले पार्टिकल के बीच में उसको तोड़ना शुरू कर देगा ये। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमने ये भी बोला सिलिका अगर हम ऐड करते हैं, सिलिका अगर हम ऐड करते हैं अपने ब्रिक के अंदर, ऑफ कोर्स श्रिंकेज कम होती है। श्रिंकेज कब कम होगी, दो चीजें निकल के आ रही है। जब मैं ब्रिक बना रहा हूँ, मेरी जो ईंट है, मेरी जो ईंट है जब वो ग्रीन स्टेट में है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ग्रीन स्टेट के मोल्ड से हमने ब्रिक को निकाला, अभी एज इट इज पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे ग्रीन ब्रिक। या जो ब्रिक है वो प्लास्टिक स्टेट में है, तो उस वक्त ब्रिक के अंदर मॉइस्चर आपका बहुत ज्यादा हाई होगा। इनिशियली ब्रिक के अंदर आपका जो मॉइस्चर होगा बहुत ज्यादा हाई होगा, मिट्टी में पानी तो मिलाना पड़ेगा, अपने आप तो मिट्टी, सूखी मिट्टी से आप ईंट नहीं बना सकते हो। तो अगर मैं उस ईंट को डायरेक्टली, अगर मैं उस ईंट को डायरेक्टली भट्टी में डाल दूं, किलन या क्लैम्प के अंदर डाल दूं उसको पकने के लिए, तपने के लिए, देन व्हाट विल हैपन, इनिशियली मॉइस्चर ज्यादा होगा तो वहां पे लॉस ऑफ मॉइस्चर ज्यादा होगा, लॉस ऑफ मॉइस्चर ज्यादा होगा, श्रिंकेज ज्यादा आएगी, श्रिंकेज ज्यादा आएगी, क्रैक बढ़ेंगे, वार्पिंग बढ़ेंगे। ये हम चाहते नहीं, इसलिए पहले ड्राइंग की जाती है। हमेशा बर्निंग ऑपरेशन से पहले ड्राइंग वाला ऑपरेशन होगा। तो जब क्ले की या क्ले ब्रिक की या क्ले अर्थ का बर्निंग किया जाता है, जो सिलिका मेरे मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है, बर्निंग के वक्त ये उस अर्थ को सिकुड़ने से रोकता है। सिलिका इज एडेड टू डिक्रीज द श्रिंकेज ड्यूरिंग द बर्निंग, नॉट इन ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग में अलग है, ये सवाल बन जाएगा अपने आप में। वो लिख देगा विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एडेड टू डिक्रीज द श्रिंकेज ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस, और तुम बोलोगे सिलिका लिखा आया था क्लास कर दो, सिलिका आंसर कर दो, वो बर्निंग में है, ड्राइंग में नहीं है। बर्निंग में अलग इंसिडेंट निकल के आएगा। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपने बोला कि अगर आप सिलिका डालते हो और ऐसी क्ले जिनमें एल्यूमिना का कंटेंट कम है, जिसको बोला गया लो एल्यूमिना क्लेस, तो लो एल्यूमिना क्लेस के अंदर जो सिलिका होगा वो रिफ्लेक्टिवनेस को बढ़ा देगा, मतलब फायर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इज इट ओके? ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद एल्यूमिना, दूसरा आ जाओ एल्यूमिना। सेकंड वी हैव एल्यूमिना। 5 नंबर के सवाल में सारी चीजें आपको लिखनी है। और एल्यूमिना कितना प्रेजेंट है, एल्यूमिना कितना प्रेजेंट आपने बोला, 20 से 30%, 20 to 30%, ध्यान रखना एल्यूमिना। सीमेंट में भी प्रेजेंट है एल्यूमिना, सीमेंट के अंदर भी प्रेजेंट है एल्यूमिना, वहां पे भी सलीम था आपका, सलीम उधर भी आए थे। ठीक है। तो लिखना है इसके अंदर एल्यूमिना क्या करता है, लिखना इट एब्जॉर्ब्स वाटर। पहला पॉइंट 5 स्टार लगा लो इसके ऊपर, फर्स्ट पॉइंट पुट 5 स्टार। और कितनी ही बार आपके स्टेट जेई में ये चीज पूछी हुई है जो अभी आप लिख रहे हो एज आंसर। तो एल्यूमिना इम्पार्ट्स, क्या लिखे आप, इट एब्जॉर्ब्स, इट एब्जॉर्ब्स वाटर, एक तो ये वाटर को सोख लेगा, एंड इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी, ये आंसर था, एंड इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ कुछ भी नहीं है, मतलब वो मिट्टी है जिसको हम यूज कर रहे हैं ईंट बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे क्ले भी लिख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर क्ले लिख लो चाहे। मतलब जो एल्यूमिना होगा एक तो वाटर को सोक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और ये एल्यूमिना के कारण ही आप उस क्ले सॉइल को या ब्रिक अर्थ को किसी भी शेप में ढाल सकते हो। ये किसके कारण प्रॉपर्टी आ रही है, एल्यूमिना के कारण आ रही है। अगर आपने उस ब्रिक को किसी दूसरी शेप में ढालना है, व्हाट इज द शेप ऑफ द ब्रिक, आंसर आ रहा है रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल। आप ऑप्शन चेक कर लेना क्या दिया हुआ ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है जी। चलिए, तो एल्यूमिना का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना और इलास्टिसिटी, सॉरी प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना, किसको, ब्रिक अर्थ को। ठीक है, एंड इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक अर्थ so that it can be molded
into any shape. So please take care of this point. Point number 1 is extremely important. Many a time asked in your paper, खासकर आपके ऑब्जेक्टिव के पेपर के अंदर, ठीक है, कि जो आपका कौन सा यहाँ पे इंग्रेडिएंट है जो प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है ब्रिक अर्थ में। आंसर है एल्यूमिना। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि आपने मिट्टी में, सुनना जरा ध्यान से, आपने रेत लिया, रेत तो सभी ने देखा होगा ना, सभी सिविल इंजीनियर है, सभी को पता है, और जो वीडियो भी देख रहे होंगे सभी को पता होगा। आपने सैंड लिया, रेत में आपने पानी मिला दिया, अब उस रेत को आप एक शेप देना चाहते हो, उस रेत को आप एक शेप देना चाहते हो। फिर दूसरे साथ में सेकंड हेड में आपने चिकनी मिट्टी ली, उसमें भी आपने पानी मिलाया, उसको भी आप एक शेप देना चाहते हो, उसको भी आप एक शेप देना चाहते हो ना। व्हाट डू यू थिंक, किसमें आप शेप इजीली दे पाओगे, किसमें आप शेप इजीली दे पाओगे? आंसर है क्ले के अंदर। अब शेप आप उसमें इजीली दे पाओगे जिसमें एल्यूमिना प्रेजेंट होगा। अब मुझे ये क्ले कहाँ से मिल रही है? मुझे ये क्ले मिल रही है नेचर से। मैं कोई जगह सेलेक्ट करूंगा और वहां पे देखूंगा यार यहाँ की जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है, यहाँ की जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है, तो वो सॉइल को मैं यूज करता हूँ अपनी ईंट बनाने के लिए। फिर मैं ये चेक करूंगा कि अगर नेचुरली अवेलेबल सॉइल के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स एक गुड ब्रिक अर्थ के अंदर होने चाहिए, अगर वो प्रेजेंट है सारे के सारे, देन देयर इज नो इशू। अगर प्रेजेंट नहीं होंगे आर्टिफिशियली ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे आई विल टेल यू, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है, और जो भी आपने शेप देनी होती है दैट इज द मोल्डिंग, एक वर्ड यूज किया गया है, मतलब शेप देना होता है, मोल्ड करना बेसिकली। आप किसी भी शेप में उसको ढाल सकते हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट, इफ एल्यूमिना इज प्रेजेंट इन एक्सेस, इसके ऊपर 5 स्टार लगाओ, पुट 5 स्टार ऑन दिस वन पॉइंट आल्सो। थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं ना, दिख नहीं रहा होगा ये। इससे नीचे लिखूंगा मैं, तो ये तो मिट जाएगा फिर, ठीक है। चलिए लिखना, इफ इफ alumina is present in excess, if alumina is present in excess, अगर आपका एल्यूमिना एक्सेस में होगा, एक्सेस में मतलब जो हमने परसेंटेज बोला 20 से 30% के बीच में, अगर इससे ज्यादा होगा, इफ एल्यूमिना इज प्रेजेंट इन एक्सेस, कॉमा, क्या करेगा? इट causes it causes it causes cracks in bricks, it causes it causes cracks in bricks during drying process. Please take care. It causes cracks in bricks during drying process, and 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 brick becomes too hard when burnt, and brick becomes too hard when burnt, and brick becomes too hard when burnt। देखो क्या बोला आपने, अगर एल्यूमिना आपका एक्सेस में प्रेजेंट है, इफ एल्यूमिना इज प्रेजेंट इन द एक्सेस क्वांटिटी देन व्हाट विल हैपन। अगर एल्यूमिना एक्सेस में प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा, इससे क्रैक आएंगे आपकी ब्रिक्स के अंदर। और ये क्रैक कब आ रहे हैं? जब ब्रिक को आप ड्राई करवा रहे हो, बर्न नहीं करवा रहे हो। whenever drying operation is there, what will happen, formation of crack will be there। तो जब ईंटें सूख रही हैं, मान लो आपने सनलाइट में रखा, या मान लो हवा चल रही है, आपने रखा किसी शेड के अंदर रखा हुआ है, अगर उस वक्त क्रैक आ रहे हैं उस ग्रीन ब्रिक के ऊपर, सरफेस जब सूख जाएगा हल्का सा आपको उसके ऊपर क्रैक देखने को मिलेंगे। तो वो क्रैक किसके कारण होंगे? वो क्रैक होंगे एक्सेस एल्यूमिना के कारण। एल्यूमिना एक्सेस में है तब वो क्रैक आया। इज इट ओके? और सेकंड, जब आप उस ब्रिक को, आपने ऐसी सॉइल से ब्रिक बनाया जिसमें एल्यूमिना ज्यादा प्रेजेंट था, एल्यूमिना ज्यादा प्रेजेंट था, तो ड्राइंग के वक्त उसमें क्रैक आया, और जब आप उसकी बर्निंग करोगे किलन और क्लैम्प के अंदर, किलन लार्ज स्केल के ऊपर जब ब्रिक्स की हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, कंट्रोल प्रोसेस होता है, क्लैम्प में कंट्रोल प्रोसेस नहीं होता। तो जब हम ब्रिक्स की बर्निंग करते हैं किलन और क्लैम्प के अंदर, वो ब्रिक्स आपकी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगी, टू हार्ड हो जाएंगी वो,
ठीक है, ऐसी ब्रिक्स ऑफ कोर्स उनका जो शेप होगा वो भी डिस्टॉर्ट हो गया होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखो, अगेन 5 स्टार मार्क करो। लिखना क्ले हैविंग, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट है, अगेन 5 स्टार लगा लो इसके ऊपर भी। क्ले हैविंग, क्ले हैविंग हाई एल्यूमिना कंटेंट, क्ले हैविंग हाई एल्यूमिना कंटेंट क्ले हैविंग हाई एल्यूमिना कंटेंट आर आर फाउंड टू बी are found to be are found to be refractory in nature, are found to be refractory in nature, मतलब ऐसी क्ले जिसमें अगर एल्यूमिना का कंटेंट हाई है तो उस क्ले से अगर आप ब्रिक्स बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको वहां से कौन सी ब्रिक्स मिलेंगी, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स मिलेंगी, है ना। मतलब वो ब्रिक्स होंगी जो बहुत हाई टेम्परेचर को बियर कर लेंगे इजीली। तो ऐसी ब्रिक्स को आप कहाँ भी यूज करोगे, फर्नेसेस की लाइनिंग में यूज करोगे, थर्मल पावर प्लांट में यूज कर लो, या जहां भी आपका हीट इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं आप वहां पे यूज कर लो, राइट। इज इट ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है तीसरा क्या था, लाइम। थर्ड इंग्रेडिएंट इज द लाइम। कोई पॉइंट डिस्कस करना हो तो पूछ सकते हो भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन में। तो पॉइंट अगर आपको लगता है कि डिस्कस करना तो आप पूछ सकते हो, कितना 10%। Any point that you want to be repeat against, you can tell me. Lime है 10%, लाइम है 10%। पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट लिखना, हमने परसेंटेज क्या लिखा था लाइम का, 10% लिखा था, है 7 to 10 भी लिखा था, लिख लो फिर, 7 to 10 भी लिखा था, लिख लो, मतलब लेस देन 10% है 10%। तो लाइम क्या करता है, पहला पॉइंट लिखना, 5 स्टार लगाओ इसके ऊपर भी, पुट 5 स्टार ऑन दिस वन आल्सो। पहला पॉइंट, लाइम, लाइम प्रिवेंट्स, लाइम प्रिवेंट्स श्रिंकेज ऑफ, लाइम प्रिवेंट्स श्रिंकेज ऑफ ब्रिक्स ऑन ड्राइंग। ये बना भाई सवाल, दिस इज वन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो लाइम है ये क्या करता है, तो जो लाइम है ना ये श्रिंकेज ऑफ ब्रिक्स को प्रिवेंट करेगा, कब, व्हेन वी हैव द ड्राइंग ऑपरेशन, बर्निंग ऑपरेशन नहीं, ड्राइंग ऑपरेशन। आर यू गेटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग ऑपरेशन। जैसे मान लो, अंडरस्टैंड करना भाई, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा मोल्ड है, ये क्या है, ये हमारा मोल्ड है, आर यू गेटिंग, दिस इज मोल्ड। और इसके अंदर हमने क्या डाला, इसके अंदर हमने क्या डाला, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ, चलिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दूंगा, मॉडिफाई कर ही देता हूँ, रुको जरा। ये हमारा मोल्ड है, ठीक है जी, ये हमारा क्या है, ये मोल्ड है, इसके अंदर आपने ये सॉइल डाली है जो क्ले है। इज इट ओके। तो जब आपने ये मोल्ड हटाया और इसके ऊपर होगा क्या यहाँ पे, जनरली ये मोल्ड में होता है इसके बॉटम वाली साइड पे, अगर आप इसको उल्टा करके रख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको इंडेंट मिलेगा एक, है ना, जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने फ्रॉग बोला था, कुछ ऐसे जैसे, राइट। अब हम ये बोल रहे हैं कि जब मैंने ये ब्रिक को बाहर निकाला डायरेक्टली मैं इसकी बर्निंग नहीं करूंगा, मोल्ड से जब मैंने मोल्ड को हटाया तो मुझे क्या मिला, मुझे एक ब्रिक मिल गया जो ग्रीन स्टेट में है। अब ये जो ब्रिक है ये ग्राउंड के ऊपर भी हो सकती है, टेबल के ऊपर भी हो सकती है, ये जो ब्रिक है ग्राउंड के ऊपर भी हो सकती है, टेबल के ऊपर भी हो सकती है। ये क्या चल रहा है, इसका मोबाइल है, आप मानोगे नहीं। ठीक है, हाँ देखो अब क्या बोल रहा था मैं, अब ये जो ब्रिक है आपकी ये ग्रीन स्टेट में होगी, इसके अंदर मॉइस्चर होगा,
ग्रीन ब्रिक सभी ने देखी है, सभी ने देखी है ना, ठीक है, ग्रीन ब्रिक सभी ने देखी है। तो अगर मैं उस ब्रिक को डायरेक्टली बर्न करना स्टार्ट कर दूं तो उसमें बहुत ज्यादा श्रिंकेज होगा, पानी इनिशियली बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा भाप बन के उड़ेगा। इवन हम चाहते हैं कि हमारा ब्रिक्स के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा हाई रेट के साथ नहीं। तो ड्राइंग करने का पर्पस यही होता है कि आपका ब्रिक के अंदर या सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो, लेकिन एक कांस्टेंट रेट के साथ। हम तो उसको इवेपोरेट करवाना चाहते हैं। और दूसरा पर्पस देखो, अगर आप ब्रिक की ड्राइंग ना करा के, मतलब उसको आप ड्राइंग नहीं करा रहे हो, डायरेक्टली बर्निंग कराओगे तो फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा निकल के आएगा। अगर पहले से ड्राइंग हुआ पड़ा होगा ब्रिक का, तो जब उसको हम पकाएंगे क्लैम्प से किलन के अंदर, तो डेफिनेटली फ्यूल का कंजम्पशन भी कम निकल के आएगा। आपको पता है इतना टेम्परेचर मेंटेन करना है, ब्रिक्स पहले आपकी इतनी स्टेट में आ चुकी हैं, इतना मॉइस्चर इसमें कम हो चुका है ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑपरेशन। अब मुझे कम यहाँ पे हीट सप्लाई करनी है, ये हीट अगर मैं उतनी दे रहा हूँ तो मुझे कम टाइम तक उनको जला के रखना है, दबा के रखना है। आर यू गेटिंग नाउ? अब चेक करना। अब मैंने ये बोला कि जब ब्रिक्स का यहाँ पे ड्राइंग प्रोसेस में श्रिंकेज होता है उसको रोकता है ये लाइन, यही बोला। अब चेक करना, लाइन था क्या, लाइन क्या था? तो लाइन आपने बोला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यही होगा लाइन, ठीक है। अच्छा, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इज इट ओके? और इसको हमने क्या बोला था टेक्निकली? स्लेक्ड लाइम। तो ये आपने यूज किया पाउडर फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड, ये मिलाया पानी, पानी मिला दिया, ठीक है जी, ये है पाउडर फॉर्म में, दिस इज इन द पाउडर फॉर्म। और ये जो प्रोडक्ट मिला इसको आपने बोला क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ड लाइम। अब मुझे बताओ कि जब आपने लाइम में पानी मिलाया, लाइम में पानी मिलाने के बाद ये जो प्रोडक्ट आएगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लाइम के कंपैरिजन में कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। स्लैकिंग प्रोसेस क्या होता था कि जब आप लाइम के अंदर पानी मिलाते हो तो लाइम फूलता है बेसिकली, तो अगर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो श्रिंकेज बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा? हाँ, वेरी गुड, श्रिंकेज में तो वॉल्यूम कम होता है ना। अगर मान लो आपका ब्रिक अर्थ फूल रहा होगा तो श्रिंकेज कम हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो आपका ये जो लाइम है ये क्या करता है, जब ड्राइंग प्रोसेस होता है, ड्राइंग प्रोसेस कब होगी? जब आपने पानी पुनी मिलाया है ब्रिक अर्थ के अंदर, मिट्टी में पानी मिलाया, आपने देखा मेरा मटेरियल तैयार है, नीचे यहाँ पे कुछ ऐसे मोल्ड होगा, लिया आपने सॉइल को, ऊपर से दे धड़ाम से मारा इसके अंदर। अब ये अच्छी प्लास्टिटी वाली भी होनी चाहिए, इसका जो प्लास्टिक प्रॉपर्टी अच्छा होना चाहिए। प्लास्टिटी कौन इम्पार्ट करता है? एल्यूमिना, वेरी गुड। अच्छा, बोले मतलब क्या है, अच्छा अगर ऐसा हो जाए कि इसका ये जो कॉर्नर है ना ये फिल ही ना हो, आपने डाला तो डाला लेकिन यहाँ पे आप पूरी तरह से आपकी सॉइल नहीं गया कॉर्नर तक, और दूसरा सॉइल है जो काफी ज्यादा प्लास्टिक था, दूसरा सॉइल है जो काफी ज्यादा प्लास्टिक था, जैसे आपने उसको सेम मोल्ड के अंदर डाला उसने पूरी तरह से इसके कॉर्नर को भी अच्छे से ऑक्यूपाई कर लिया, तो वो ज्यादा प्लास्टिक है। आर यू गेटिंग? प्लास्टिसिटी हमने यही बोला था कि जब हम ब्रिक्स की मोल्डिंग करते हैं, ये मोल्डिंग ही होता है, शेप देने को मोल्डिंग बोलते हैं। जब हम ब्रिक्स को शेप देते हैं, कितनी आसानी से आप ब्रिक्स को शेप दे पा रहे हो ये डिपेंड करता है उसके अंदर एल्यूमिना कितना प्रेजेंट है। एल्यूमिना का काम होता है प्लास्टिसिटी इंपार्ट करना, ठीक है जी, ओके। पहला पॉइंट क्लियर है कि जब हमारे ब्रिक की ड्राइंग हो रही होती है तो लाइम क्या करता है, ड्राइंग के वक्त जो श्रिंकेज निकल के आती है ब्रिक के अंदर उसको प्रिवेंट करता है, और सिलिका क्या करता था, बर्निंग के वक्त जो ब्रिक्स के अंदर श्रिंकेज आती है उसको रोकता है वो। तो ये सवाल है जो पेपर में पूछेगा आपसे, लिख देगा वो सेम कि डैश प्रिवेंट या इट प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ ब्रिक्स ऑन बर्निंग या ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस। चार ऑप्शन गिवन होंगे, लाइम भी होगा, सिलिका भी होगा, तो आपने सिलिका टिक करके आना, लाइम नहीं करना। अगर ड्राइंग प्रोसेस बोलेगा, ड्राइंग ऑपरेशन बोलेगा, फिर लाइम आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लाइम कॉजेज सिलिका। अच्छा देखो लाइम और क्या करता है ये भी देख लो। देखो लाइम जो है ना, सुनो जरा, लाइम एक फ्लक्स की तरह काम करता है, जो लाइम है वो एक फ्लक्स की तरह काम करता है। अब मुझे बताना, आपने कभी अपनी लाइफ में ये चीज देखी है कि नहीं देखी है? देखी होगी तो से यस, नहीं देखी होगी तो यू कैन से नो आल्सो। हाँ, जब गैस वेल्डिंग की जाती है, अगर आपने कभी देखा है गैस वेल्डिंग जब होती है ना, उसके बाहर क्या होता है ना, एक कंटेनर सा होता है जिसमें से व्हाइट सा लिक्विड भी बाहर निकल रहा होता है, कभी देखे ऐसा? कभी देखा है ऐसा गैस वेल्डिंग के वक्त? नहीं, दो सिलेंडर होते हैं, दैट इज सेपरेट थिंग, एक ऑक्सीजन गैस होती है, एक एसिटिलीन गैस होती है। एसिटिलीन गैस जलती है, ऑक्सीजन इसको जलने में हेल्प करती है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो बर्निंग होती ही नहीं है।
सिंपल सी बात है। तो वहां पे ना वो लाइम भी यूज करते हैं। अगर आपको मान लो गैस वेल्डिंग करवानी है, कोई स्टील के आपके पास कोई मान लो बर्तन है, तो वहां पे क्या करते हैं, कुछ लाइम भी लेंगे लगाएंगे, तो वो एकदम से वहां पे ज्वाइंट बन जाएगा। मतलब लाइम एज अ फ्लक्स की तरह काम करता है, यहाँ पे भी एज अ फ्लक्स की तरह काम कर रहा है। मतलब लाइम का पर्पस क्या होगा, जब हम बर्निंग करवा रहे होंगे अपनी उस मिट्टी की जिसमें सिलिका भी प्रेजेंट है और क्ले लार्ज क्वांटिटी में, नाम ही है ना क्ले अर्थ, ब्रिक अर्थ। सैंड से तो ईंट बनेगी नहीं, चिकनी मिट्टी से ही बनेगी, क्ले से बनेगी। तो ये जो सैंड है, इसको फ्यूज करवाने के लिए, इसको मेल्ट करवाने के लिए, कि सैंड आपका मेल्ट हो जाए, फ्यूज हो जाए और क्ले के पार्टिकल के साथ वो एक अच्छा बॉन्ड बना ले, लाइम का काम होता है वो। ये लाइम का काम है। दिक्कत तब आती है जब लाइम एक्सेस में हो जाएगा, क्योंकि जब लाइम एक्सेस में होगा तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा देगा ये। स्लैकिंग होने का वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा आपको क्रैक भी आएंगे फिर। इज इट ओके? तो एक ऑप्टिमम परसेंटेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लाइम कॉजेस, स्टार मार्क करो इसके ऊपर भी, 3 स्टार काफी है। लाइम कॉजेस, लाइम कॉजेस सिलिका इन क्ले, लाइम कॉजेस, लाइम क्या करता है, लाइम कॉजेस सिलिका जो क्ले में प्रेजेंट है, इन क्ले टू मेल्ट ऑन बर्निंग, लाइम कॉजेस सिलिका इन क्ले, जो सिलिका क्ले के अंदर प्रेजेंट है, टू मेल्ट ऑन बर्निंग, बर्निंग प्रोसेस के दौरान सिलिका आपका क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। ठीक है, ये काम है लाइम का। एंड एंड हेल्प्स, एंड हेल्प्स टू बाइंड इट, एंड हेल्प्स टू बाइंड इट, मतलब जो दूसरे और पार्टिकल हैं क्ले के पार्टिकल, उनके साथ इनको बाइंड करने की कोशिश करवाएगा लाइम। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा क्या लाइम सिलिका को मेल्ट करवाने में हेल्प कर रहा है? लाइम सिलिका को मेल्ट करवाने में हेल्प कर रहा है। अगर वो हेल्प नहीं करता, हमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती, टेम्परेचर देना पड़ता सिलिका को मेल्ट करवाने के लिए। जो लाइम है, जो एज अ फ्लक्स की तरह काम कर रहा है, ये आपका जो बर्निंग टेम्परेचर है उसको भी नीचे लेके आ जाएगा। एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन, एक में हम जोड़ते हैं, एक में हम तोड़ते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इसी के ऊपर है, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, और अगेन 3 स्टार लगा लो अगले पॉइंट के ऊपर, सारे ही पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लाइम लोअर्स द फ्यूजन पॉइंट, लाइम लोअर्स द फ्यूजन पॉइंट, लाइम लोअर्स द फ्यूजन पॉइंट। अब चेक करना जरा, अगर आपने लाइम डाला था, अगर आपने लाइम डाला था, तो लाइम ने क्या किया, लाइम ने हेल्प करी सिलिका को मेल्ट करवाने के लिए। तो उसने सिलिका का जो फ्यूजन का पॉइंट होगा, जिस टेम्परेचर पे सिलिका फ्यूज होना था, उसको कम कर दिया उसने, क्योंकि लाइम ने हेल्प करी है। तो लिखना इसी में ही, एंड हेंस, एंड हेंस, एंड हेंस lime acts as a flux, and hence, फुल स्टॉप मत लगाना और लिखना, and hence lime acts as a flux। ठीक है जी, एक फ्लक्स की तरह काम करेगा। एक पॉइंट और लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 5 स्टार लगा लो। अगर लाइम एक्सेस में होगा तो क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 5 स्टार लगाना। लिखना, इफ लाइम, इफ लाइम, इफ लाइम इज प्रेजेंट, इफ लाइम इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, अगर जरूरत से ज्यादा है तो, इफ लाइम इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, अंडरलाइन कर लो। इफ लाइम इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, कॉमा, क्या करेगा, इट कॉजेज द ब्रिक्स टू मेल्ट, इट
causes it causes the brick to melt। अच्छा, लाइम का काम क्या था? फ्लक्स की तरह काम करना। वो जो फ्यूजन पॉइंट था किसका? सिलिका का, वो काम करना। मतलब ये कहीं ना कहीं आपका जो बर्निंग होगा वो फास्टर करवा रहा होगा, मतलब जल्दी ये काम हेल्प कर रहा होगा ना चीजों को पकाने के लिए। अब अगर आप एक्सेस में डालोगे लाइम को तो पूरे की पूरी ब्रिक को भी मेल्ट मेल्ट करवाने की कैपेसिटी रखता है ये। अगर हमारा जो लाइम प्रेजेंट है, इफ इट इज प्रेजेंट इन द एक्सेस क्वांटिटी, इट कॉजेज द ब्रिक टू मेल्ट। ये पूरी की पूरी ब्रिक को भी यहाँ पे मेल्ट करवाने की कैपेसिटी रखता है, जिससे आपको जो शेप मिलेगी वो डिस्टॉर्टेड शेप निकल के आएगी। जो हम शेप चाहते थे ना, क्यूबाइडल शेप होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप होनी चाहिए, एजिस यहाँ पे स्ट्रेट और पैरेलल होने चाहिए, कॉर्नर स्क्वायर होने चाहिए, वो नहीं मिलेगा फिर हमें। ठीक है। इफ लाइम इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, इट कॉजेज द ब्रिक टू मेल्ट एंड हैंस brick brick loses its shape। ऑफ कोर्स उसकी शेप क्या होगी? लॉस्ट हो जाएगी। एंड hence brick loses its shape। loses लिखना है ना, brick loses its brick loses its shape। ये अपनी शेप को लूज कर देगी ब्रिक, और हम कभी ऐसा चाहते नहीं है। वी नेवर वांट दिस वन। नेक्स्ट, अगला जो इंग्रेडिएंट है दैट इज द आयरन ऑक्साइड। ए ना, सलीम, SALI। फोर्थ है फिफ्थ है? फोर्थ आ गया। फोर्थ इंग्रेडिएंट इज आयरन ऑक्साइड। तो पहले तो पर्पस मेरे ख्याल से सभी को पता होना चाहिए, आयरन ऑक्साइड। इसके कारण जो आपको डीप चेरी रेड कलर मिलता है, यही है वो आयरन ऑक्साइड। परसेंटेज कितना बोला इसका? लेस देन 7% है। तो लिखना आयरन ऑक्साइड के अंदर, लिखना इट गिव्स रेड कलर, इट गिव्स इट गिव्स इट गिव्स a red color to brick on burning। it gives red color to brick on burning। ठीक है। जब ब्रिक्स आपकी बर्न की जाएंगी किलन और क्लैम्प के अंदर, तो लाल कलर इसी के कारण निकल के आता है। ठीक है जी, इसी में लिखना नेक्स्ट लाइन, लिखना व्हेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, मतलब ऑक्सीजन की कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है। व्हेन व्हेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, इसको अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन बना देगा आपको। व्हेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, व्हेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, when excess of oxygen is available, deep red color, deep red color of bricks during burning operation, deep red color of bricks during burning operation, please remember। इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ऑक्सीजन अवेलेबल इज इन, ये ऐसा लिखो, व्हेन ऑक्सीजन इज इन सफिशिएंट क्वांटिटी, ऐसे मार्क कर लो। व्हेन ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट, इकट्ठा लिखना है। व्हेन ऑक्सीजन इज
insufficient quantity when oxygen is in भी लगा दो है ना, नहीं बन रहा है ना, when oxygen is in insufficient quantity, now this is okay, है ना, when oxygen is in insufficient quantity तो उस केस में क्या होगा, किस तरह का कलर आपको मिलेगा लिखना, इन दैट केस डार्क ब्राउन और इवन ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन और इवन ब्लैक कलर ब्रेक्स कब, ड्यूरिंग बर्निंग, ये ध्यान रखना। तो ये ऑब्जेक्टिव का भी सवाल बन रहा है बेसिकली, सब्जेक्टिव तो मैं लिख ही रहा हूँ सारा डाटा, जो बच्चे सब्जेक्टिव के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्टिव है तो मैं सारा डाटा लिख ही रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में मार्क करवा दे रहा हूँ साथ साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखना। अच्छा, आयरन ऑक्साइड और क्या करता है, आयरन ऑक्साइड सॉइल के अंदर इम्परवियसनेस बढ़ा देगा। जो आयरन ऑक्साइड है, जैसे सीमेंट के अंदर किया था, वैसे आयरन ऑक्साइड क्या करेगा, सॉइल के अंदर भी इम्परवियसनेस बढ़ा देगा, और इवन आयरन ऑक्साइड भी कुछ हद तक स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, सीमेंट में भी देखा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 5 स्टार लगाओ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 5 स्टार लगाना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 5 स्टार लगाओ और लिखना इट इंप्रूव्स, इट बोलने मतलब आयरन ऑक्साइड, इट इंप्रूव्स, इट इंप्रूव्स इम्परमेबिलिटी, परमेबिलिटी लिखना है, इम्परमेबिलिटी इसको बढ़ाएगा ये, इट इंप्रूव्स इम्परमेबिलिटी, इट इंप्रूव्स इम्परमेबिलिटी। इम्परमेबिलिटी से क्या समझते हो, कि ब्रिक आसानी से अपने में से पानी को पास होने नहीं देगी, तो इससे क्या लगता है आपको, ऐसा होने से ब्रिक का ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा, इट इंप्रूव्स इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, प्लीज रिमेंबर, एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है जी, इट इंप्रूव्स इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट को लिखो, नेक्स्ट लिखना, इट आल्सो लोअर्स द फ्यूजन पॉइंट ऑफ क्ले, क्षमा करो इसके ऊपर भी, इट आल्सो, इट आल्सो लोअर्स द फ्यूजन पॉइंट ऑफ क्ले। अच्छा, पहले किसने किया था फ्यूजन पॉइंट को कम, लाइम ने, और लाइम को क्या बोला था, किस तरह से एक्ट कर रहा है, ये भी एक तरह से फ्लक्स की तरह एक्ट करेगा, देयरफॉर, देयरफॉर आयरन ऑक्साइड आल्सो एक्ट्स एज अ फ्लक्स, ये भी एक तरह से फ्लक्स की तरह काम करेगा फिर, ठीक है, ये भी एक तरह से फ्लक्स की तरह काम करता है। और जैसे सीमेंट में इसने स्ट्रेंथ और हार्डनेस दिए थे, यहाँ पे भी दे रहा है। एक पॉइंट और लिख लो, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड imparts, आयरन ऑक्साइड imparts स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, इसको अंडरलाइन कर लो, आयरन ऑक्साइड स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों दे रहा है, आयरन ऑक्साइड स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों दे रहा है, ठीक है जी। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ से क्या समझते हो, अब मेरे ख्याल से बता सकते हो, स्टेज में आ चुके हो, हाउ विल यू डिफाइन कि भाई ये स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर रहा है, ये वाला इंग्रेडिएंट ये स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, व्हाट इट मीन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाट टाइप ऑफ लोडिंग, ग्रेजुअल लोडिंग। तो जब भी ग्रेजुअल लोड लगता है मटेरियल के ऊपर, उसको अगर आपका मटेरियल बहुत अच्छे से रजिस्ट कर पा रहा है, इट मीन उसकी स्ट्रेंथ हाई है।
हार्डनेस, हार्डनेस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेसिव एक्शन बोलते हैं। और इस केस में हमारा जो हार्डनेस है ना, हमने ब्रिक लिया, ब्रिक के सरफेस के ऊपर फिंगर नेल से स्क्रैच करने की कोशिश करी, अगर वो स्क्रैच बन गया उसकी हार्डनेस कम है, स्क्रैच नहीं बना उसकी हार्डनेस ज्यादा है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट। चलिए ये कंप्लीट होता है, नेक्स्ट आ जाओ फिर फिफ्थ। नेक्स्ट आ जाओ मैग्नीशिया के ऊपर, नेक्स्ट आ जाओ मैग्नीशिया, पांचवा। मैग्नीशिया कितना लिखा था परसेंटेज वाइज? लेस देन 1%, 1% से कम है मैग्नीशिया। ठीक है जी, लिखना है इसके अंदर, मैग्नीशिया के अंदर। अब देखो जो मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है स्मॉल क्वांटिटी में ही होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशिया की प्रेजेंस के कारण येलो टिंट आता है ब्रिक के अंदर, जो कि हल्का सा आपको पीलापन मिलेगा ब्रिक्स के अंदर, वो मैग्नीशिया कारण होता है। जो जो बच्चे हिमाचल से हैं आपके स्टेट जे में पूछा हुआ है, येलो टिंट इन ब्रिक्स इज ड्यू टू, आंसर था मैग्नीशिया, मैग्नीशिया कारण होता है ये। लिख लो, ये पॉइंट लिख लो, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया इन brick earth imparts yellow tint, yellow tint, yellow tint to bricks, yellow tint to bricks। ठीक है जी, येलो टिंट टू ब्रिक्स। अच्छा, अगर ये मैग्नीशिया आपका एक्सेस में होता है ना, अगर मैग्नीशिया आपका ज्यादा प्रेजेंट होगा देन व्हाट विल हैपन, तो आपकी जो ब्रिक्स होती है वो एक स्पॉन्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। स्पॉन्ज देखिए आप लोग, वैसे से ब्रिक हो जाएगा, स्पॉन्जी मास में भी कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ब्रिक्स का जो डिसइंटीग्रेशन होगा, ये डीके होगा, वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखना आपने, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट्स येलो टिंट टू ब्रिक्स if it is in excess quantity। अगर जो मैग्नीशिया है वो आपका जरूरत से ज्यादा है, 1% से ज्यादा डाल दिया हुआ है, इफ मैग्नीशिया इज इन एक्सेस क्वांटिटी, कॉमा, इट लीड्स टू डीके ऑफ ब्रिक्स, it leads to decay of bricks, it leads to decay of bricks। अच्छा, और क्या लिखे थे? और आपने एल्कलीज भी लिखा ना, एल्कलीज भी कम ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर एल्कलीज की प्रेजेंस होती है हमारी ब्रिक के अंदर, और जब भी ब्रिक मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, तो जो एल्कलीज होती हैं वो पानी के साथ घुल जाएंगी और क्रिस्टलाइन एक पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगी, पानी सरफेस से बाहर बन के उड़ जाएगा, पीछे आपका एल्कलीज बच जाएगा। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो जो इफ्लोरेसेंस आता है हमारी ब्रिक्स के अंदर, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एल्कलीज, जो हम चाहते नहीं है कभी। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे जो टॉपिक था एक छोटा सा, दैट वाज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ के ऊपर, राइट। तो सारा डाटा आपको लिखना पड़ेगा, है ना। मेरे ख्याल से इसमें आपके 1.5 पेज बन जाएगा ना, 1.5 पेज आपका बन जाएगा, 1.5 पेज आप लिखोगे आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए।